पर्सनल प्रोनाउन में प्यारे बच्चों आपने सब्जेक्टिव केस पढ़ा, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा, अब बारी है पॉजेसिव प्रोनाउन की। अब बारी है प्यारे बच्चों पॉजेसिव प्रोनाउन की। अच्छा, पॉजेसिव प्यारे बच्चों पॉजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं अगर वो किसी नाउन के पहले प्रयोग हो रहे हो। ठीक है, तो इनसे जुड़ी हुई क्या बात, तो कंपैरिजन सबने पढ़ा आपने, कंपैरिजन आपने सब्जेक्टिव केस में कंपैरिजन देखा, ऑब्जेक्टिव केस में कंपैरिजन देखा। अब आप पॉजेसिव केस में भी बच्चों कंपैरिजन देख सकते हैं। तो पहला केस हो सकता है कंपैरिजन का। अगर कंपैरिजन हमें पॉजेसिव केस में करवाना हो तो पॉजेसिव केस ही आने चाहिए। जैसे बच्चों, जैसे कंपैरिजन इन पॉजेसिव्स, ठीक है, कंपैरिजन इन पॉजेसिव्स, ठीक है, पॉजेसिव्स, पॉजेसिव्स, पॉजेसिव्स। एग्जांपल, आई प्रेफर योर कंपनी, आई प्रेफर योर कंपनी, और प्रेफर के साथ प्यारे बच्चों देन नहीं टू लगा करता है। आई प्रेफर योर कंपनी टू मी होगा, माइन होगा या माई होगा, लेट्स डिसाइड। तब तक मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूं। मिसेस गुप्ता allowed her children to go to the picnic, but Mrs. Saxena अब प्यारे बच्चों दोनों सेंटेंसेस को देखो भाई। आई प्रेफर योर कंपनी, आई प्रेफर मुझे अधिक पसंद है, प्रेफर का मतलब क्या होता है बच्चों, अधिक पसंद करना। तो कई एडजेक्टिव आपने पढ़े होंगे जिनके साथ टू लगाया जाता है, उनमें से प्रेफर भी है, लेकिन प्रेफर एडजेक्टिव नहीं, वर्ब है, प्रेफरेबल एडजेक्टिव है। सो आई प्रेफर मुझे अधिक पसंद है, योर कंपनी आपकी कंपनी, टू किससे, मेरी वाली से, यानी खुद की कंपनी से आपकी कंपनी मुझे ज्यादा पसंद है। तो प्यारे बच्चों इसमें आप ये कह रहे हैं आई प्रेफर योर कंपनी टू माई कंपनी। तो माई शब्द तब लिखा जा सकता है जब यहां पर कंपनी शब्द लिखा हो, तब लिखा जा सकता है, लेकिन यहां पर कंपनी नहीं लिखा है तो क्या लिखा जाएगा, माइन लिखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन नहीं आएगा। कंपैरिजन इनके बीच है, योर कंपनी टू माई कंपनी, तो कंपनी शब्द नहीं लिखा है, माई कंपनी अगर नहीं लिखा है तो फिर हम अकेले माइन लिख सकते हैं। तो ये कहलाएगा एक तरह का कंपैरिजन इन पॉजेसिव्स। ठीक है, अच्छी बात है। मिसेस गुप्ता अलाउड हर चिल्ड्रन, मिसेस गुप्ता ने अलाउ कर दिया अपने बच्चों को टू गो टू द पिकनिक, कहां जाने को अलाउ कर दिया, पिकनिक जाने को अलाउ कर दिया। बट मिसेस सक्सेना डिड नॉट अलाउ हर, लेकिन मिसेस सक्सेना ने नहीं अलाउ किया, किसको नहीं अलाउ किया, खुद को अलाउ नहीं किया या खुद के बच्चों को अपने बच्चों को अलाउ नहीं किया। देखिए मिसेस गुप्ता ने अलाउ करा अपने बच्चों को कि वो पिकनिक चले जाएं, लेकिन मिसेस सक्सेना ने नहीं अलाउ करा, किसको अलाउ नहीं करा, अपने बच्चों को। तो हर शब्द बच्चों तब लिखा जा सकता है जब इसके साथ हम चिल्ड्रन शब्द लिखें, अलाउड हर चिल्ड्रन। तो अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे डिड नॉट अलाउ हर्स, हर्स अकेले लिखा जा सकता है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है प्यारे बच्चों। तो हम नहीं लिख सकते अलाउ हर चिल्ड्रन या फिर अलाउ हर्स। आई होप तुमको यहां तक बात क्लियर है। तो प्यारे बच्चों पॉजेसिव केस में पहली बात आपने कंपैरिजन पढ़ ली। दूसरी बात, कुछ शब्द जैसे जेरेंड, जेरेंड पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल आपको करना चाहिए जेरेंड के पहले। अब आपका आंसर ये जेरेंड क्या है, आई होप आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। जेरेंड इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वर्ब की एक अवस्था है विच इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी, जो आईएनजी जोड़ने से बनती है, एंड वर्क्स लाइक अ नाउन। कैसे काम करती है बच्चों, नाउन की तरह काम करती है। फिर से सुनिए, देखिए जेरेंड इज व्हाट, जेरेंड इज एक्चुअली अ वर्ब, दिस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब जो आईएनजी लगने से बनती है, एंड इट फंक्शंस एज नाउन, नाउन की तरह काम करती, तब हम इसे जेरेंड कहते हैं। तो जेरेंड्स के पहले प्यारे बच्चों हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन नहीं उससे बनी हुई एडजेक्टिव ही प्रयोग करनी होती है। बड़े बड़े प्यारे एग्जांपल्स बच्चों आते हैं एग्जाम में, कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस पे। जैसे मैं आपसे कह दूं, ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर, ये सेंटेंस बच्चों एग्जाम में आ चुका है। ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर
I was unable to get a good house. मेरा नया होने की वजह से मुझे अच्छा घर न मिल सका. ठीक है. I love you singing. पढ़कर देखिए. I love you singing. She is confident. She is confident. और कॉन्फिडेंट के साथ प्यारे बच्चों ऑफ प्रेपोजिशन लगती है. शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ, और मैं आपको चॉइस देता हूं मी, माय या फिर माइन पासिंग द एग्जाम. पासिंग द एग्जाम. पासिंग द एग्जाम यहां लिख देते हैं. पासिंग द एग्जाम. नाउ थ्री सेंटेंसेस आर देयर. बच्चों पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन से बनती है और ये जेरेंड के पहले ही, जेरेंड के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव ही लिखे जाते हैं. ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखा जाएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं लिखा जाता. तो जेरेंड होता क्या है? अगेन आई विल रिमाइंड यू कि वर्ब प्लस आईएनजी अगर नाउन की तरह काम करती है तो ये जेरेंड कहलाती है. ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कवर, मेरे नया होने की वजह से. तो बच्चों यहां मी बीइंग देखिए ध्यान से. तो मी बीइंग ये जो है ये एक्चुअली जेरेंड है, और जेरेंड के पहले आप पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन नहीं यूज कर पाएंगे. आपको इसे कहना चाहिए ड्यू टू माय बीइंग अ न्यू कमर, मैं नया था इसलिए आई कुड नॉट गेट अ गुड हाउस, मुझे एक अच्छा घर नहीं मिल सका. आई लव यू सिंगिंग, इसमें लिखा हुआ देखो आई लव यू सिंगिंग, नहीं भाई आई लव योर सिंगिंग होना चाहिए. तो ठीक ऐसे यहां पर कर दिया जाए ड्यू टू माय बीइंग. क्या कर देंगे पहले बच्चों? ड्यू टू माय बीइंग अ न्यू कमर. आई लव यू सिंगिंग, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन नहीं आएगा. आई लव योर सिंगिंग. ठीक है. शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ, शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ मी, माय या माइन पासिंग द एग्जाम. तो प्यारे बच्चों आपने सीखा है कि प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है. देखिए यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है आपको. शी इज कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट है ऑफ व्हाट? कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ प्रेपोजिशन फिक्स होता है. शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट? किस चीज में कॉन्फिडेंट है? पास करने में. किसमें? मुझ में कॉन्फिडेंट नहीं है. वो किसमें कॉन्फिडेंट है? पास करने में, कि मैं या कोई पास कर लेगा एग्जाम को. तो पासिंग पर अगर वो कॉन्फिडेंट है तो पासिंग है क्या भैया? पासिंग इज जेरेंड. तो जेरेंड के हिसाब से आपको शब्द चुनना होगा बच्चों. आप प्रेपोजिशन को देखकर आंखें बंद करके आंसर नहीं चुन सकते, गलत हो जाएगा. शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ मी पासिंग, माई पासिंग या माइन पासिंग. तो बच्चों ये एक एडजेक्टिव आएगा माई पासिंग. माइन नहीं आएगा क्योंकि माइन अकेले आता है, माइन अकेले आता है और माई हमेशा नाउन के साथ में आता है. तो जेरेंड इज नाउन, यूज माई पासिंग द एग्जाम. आई होप तुमको बच्चों क्लियर है. शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ मी, माई, माइन में से माई पासिंग हो जाएगा. ठीक है. एक और जबरदस्त बात जो है बच्चों इससे जुड़ी हुई पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव से आपको सीखनी है, वो ये है कि कहां हमें पॉजेसिव प्रोनाउन अवॉइड करने होते हैं. ये भी बच्चों बहुत जबरदस्त है, इसे नोट डाउन कर लो. तो पॉजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव नोट लगा दीजिए बच्चों यहां पर एक छोटा सा, कि अवॉइड यूजिंग पॉजेसिव्स. पॉजेसिव का प्रयोग बच्चों ना करें, स्पेशली पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग ना करें. आप लिख लें पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज ना करें विद these nouns, with the following nouns, with the जो नाउन्स बच्चों में लिखने वाला हूं इनके साथ आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं लिखना चाहिए. देखिए भैया जब आपका टाइम बुरा आएगा तो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है. तो बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत मुश्किल नियम है, आपको इसे समझना चाहिए अच्छे से. तो कुछ नाउन्स हैं वो आपने याद करें. जैसे सेपरेशन एक शब्द है प्यारे बच्चों, नाउन है ये क्या है? सेपरेशन. क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव किसके पहले प्रयोग करी जाएगी? नाउन के पहले यूज की जाएगी. तो सेपरेशन एक नाउन ऐसा है. लीव, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइड, फेवर. और कुछ पॉपुलर सेंटेंसेस बच्चों जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं. योर सेपरेशन is very painful to me.
मे आई टेक योर लीव, मे आई टेक योर लीव। ठीक है। योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, आपका अलगाव, विक्षोभ, दूर हो जाना, सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, मेरे लिए कैसा है प्यारे बच्चों, बहुत ही दुखदाई है, ये बात इसमें लिखी हुई है। तो सेपरेशन, योर सेपरेशन, आपका सेपरेशन, सेपरेशन अब कोई आपकी चीज है जो आपका सेपरेशन हो जाएगा, ये नहीं, सेपरेट का मतलब किसी चीज से अलग हो जाना। तो बच्चों योर सेपरेशन नहीं लिखा जाता, पॉजेसिव एडजेक्टिव इसके पहले नहीं लिखी जाएगी, पॉजेसिव प्रोनाउन से बनी हुई एडजेक्टिव नहीं लिखी जाएगी सेपरेशन नाउन के ठीक पहले। तो क्या करना होगा, इसे अलग ढंग से लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा आपको, और आपको लिखना होगा सेपरेशन फ्रॉम यू। सेपरेट के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन फिक्स होती है, सेपरेशन फ्रॉम यू, सही स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये चीज बच्चों गलत है, योर सेपरेशन आपको लिखना चाहिए सेपरेशन फ्रॉम यू। क्या लिखना पड़ेगा, सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल टू मी। आई होप आपको क्लियर होगा ये बात कि योर सेपरेशन नहीं होता, सेपरेशन फ्रॉम यू होता है। मे आई टेक योर लीव, क्या मैं आपकी छुट्टी ले सकता हूं, आपकी छुट्टी, अरे मेरी छुट्टी भैया क्यों ले लोगे, हाँ छुट्टी अपनी लीजिए। तो मे आई टेक योर लीव ये अलग ही मीनिंग निकाल देता है, तो आपको कहना चाहिए मे आई टेक लीव ऑफ यू, क्या मैं आपसे छुट्टी ले सकता हूं, मे आई टेक योर लीव ये एक अलग मीनिंग देता है जो कि ठीक नहीं यहां पर। मे आई टेक लीव ऑफ यू, तो योर लीव बच्चों हटाइए, पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं, आप कहना चाहिए आपको लीव ऑफ यू, में आई टेक लीव ऑफ यू, ऐसा कहना चाहिए आपको। आई होप आपको क्लियर है। आई नीड योर फेवर, आई नीड योर फेवर, मुझे आपका फेवर चाहिए, नहीं कहना चाहिए आपको आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू, आई नीड फेवर फ्रॉम यू, योर फेवर नहीं कहना है, फेवर फ्रॉम यू कह देना है, फेवर फ्रॉम यू कह देना है, ठीक है। एट हिज साइट, उसके देखते ही, एट हिज साइट उसकी दृष्टि से, उसकी दृष्टि पर, द रॉबर्स फ्लेड, लुटेरे भाग गए, फ्ली फ्लेड, फ्लेड भाग जाना। तो एट हिज साइड उसकी दृष्टि से या उसकी दृष्टि पर नहीं भाई, एट द साइट ऑफ हिम कहना चाहिए आपको, एट हिज साइड नहीं कहेंगे बच्चों, एट द साइड ऑफ हिम, एट द साइड ऑफ हिम उसकी नजर पड़ते ही द रॉबर्स फ्लेड। तो पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में प्यारे बच्चों आपने कंपैरिजन केस देखा कि कंपैरिजन अगर हम पॉजेसिव के बीच करें, दूसरी बात इससे जुड़ी कि जेरेंट्स के पहले ड्यू टू माई बीइंग, आई लव योर सिंगिंग, आई लव यू सिंगिंग नहीं होगा, जेरेंट्स के पहले भी आपको पॉजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव यूज करना होता है। कहां नहीं करना होता है, तो ये कुछ नाउन है बच्चों, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, योर मेंशन नहीं, मेंशन ऑफ यू होता है, योर एक्सक्यूज नहीं, एक्सक्यूज मी होता है, एक्सक्यूज यू, तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ योर पार्डन नहीं होगा, पार्डन फ्रॉम यू होगा या ऑफ यू होगा, ठीक है। तो ठीक कुछ इस तरह के नाउन आपको याद रखने हैं, तो इंपॉर्टेंट वाले हैं सेपरेशन, मेंशन, है ना, फेवर याद कर ले बच्चों, साइट याद कर ले, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए, ये भी जरूर याद कर ले, ठीक है। अब बारी है, अब बारी है बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, अब बारी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा, सारे केसेस आपने पर्सनल प्रोनाउन से जुड़े हुए देख लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बारी है बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कई बार एक और बच्चों प्रोनाउन है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा ही दिखता है, उसे बोलते हैं इंफैटिक प्रोनाउन, जोर देने के लिए प्रयोग होता है इंफैटिक प्रोनाउन। और ये सभी शब्द बच्चों सेल्फ या सेल्फ लगकर बनते हैं, ये सभी प्रोनाउंस सेल्फ या फिर सेल्फ लगकर बनते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, या फिर योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, राइट। तो ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर इंफेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। बट इससे जुड़ी हुई चीजें बच्चों एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहले तो आप, मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं, आप पहचाने कि उनमें से कौन से रिफ्लेक्सिव है, कौन से इंफेटिक है, एक कम से कम पहचान तो देख लें बच्चों।
ठीक है बच्चों, तो पहचानिए इसमें से रिफ्लेक्सिव क्या है और इंफैटिक क्या है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब जब कोई चीज इट बाउंसेस बैक, जब वापस आ जाती है। तो जैसे कि ये है सब्जेक्ट, ये सेंटेंस आप पढ़े प्यारे बच्चों, और इसमें हमारा सब्जेक्ट है आई इज द सब्जेक्ट, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने चोट पहुंचा दी खुद को। तो हर्ट क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगी, राइट? दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब एंड दिस मस्ट बी ऑब्जेक्ट। ये क्या होना चाहिए बच्चों? ऑब्जेक्ट। यानी क्रिया का प्रभाव ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है। अगर हम आपसे पूछें सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कई बार डूअर होता है, परफॉर्मर होता है, जो क्रिया को कर रहा होता है, एक्शन को कर रहा होता है, वो सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट पूछे तो आप कहेंगे कि वर्ब का इंपैक्ट, वर्ब का प्रभाव जिस तक पहुंचता है वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें इस क्रिया का प्रभाव यहां से आकर के वापस अपने सब्जेक्ट पे आ रहा है, तो यही कंसेप्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जब प्यारे बच्चों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होते हैं, तभी जो है रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कंसेप्ट प्रयोग होता है। तो क्रिया का प्रभाव ऑब्जेक्ट तक गया, लेकिन ऑब्जेक्ट से वापस यहां पर रिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब जब एक ही होंगे तब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर रहे होते हैं। दूसरा सेंटेंस, आई माई सेल्फ हैव डन इट, आई माई सेल्फ हैव डन इट, मैंने खुद ये काम किया है। तो यहां पर बच्चों रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन से ज्यादा यहां पर आप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि काम किसने किया है। आई माई सेल्फ हैव डन इट, मैंने खुद ये काम किया है। तो यहां पर लिखा हुआ माई सेल्फ बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, यहां पर लिखा हुआ ये माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, करेक्ट। बट दिस माई सेल्फ इज एक्चुअली इंफैटिक प्रोनाउन। ये क्या है बच्चों? इंफैटिक प्रोनाउन। ये बस जोर देने के लिए आते हैं और अपने लिखे शब्दों के तुरंत बाद लिख दिए जाते हैं, यानी ये जिसके लिए आते हैं उनके तुरंत बाद लिख दिए जाते हैं। आई माई सेल्फ, यू योरसेल्फ, ठीक है। आई सॉ अनुष्का हरसेल्फ। अब आप हमें ये बताइए कि ये लिखा हुआ हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव है या इंफैटिक है? तो आप पाएंगे आई सॉ अनुष्का, मैंने देखा अनुष्का जी को स्वयं, कोई और नहीं था, कोई भी और नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अनुष्का जी थी वहां पर। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं, ये असल में इंफैटिक प्रोनाउन है, जोर देकर कह रहा है कि कोई और नहीं, अनुष्का जी थी। एंड आई माई सेल्फ सॉ अनुष्का, मैंने खुद अनुष्का को देखा, किसी और ने नहीं देखा। दिस वॉज मी, दिस वॉज आई, ये मैं था जिसने देखा। तो आई के तुरंत बाद लिखा हुआ ये फिर से आपका इंफैटिक है, सॉरी बच्चों, ये फिर से इंफैटिक प्रोनाउन है और ये इनके लिए आया है। तो इंफैटिक प्रोनाउन जो होते हैं ये जिस शब्द के लिए आते हैं उसके तुरंत बाद लिख दिए जाते हैं। अनुष्का के बाद हर सेल्फ, आई के बाद माई सेल्फ, तो ये माई सेल्फ आई के लिए आया है, ये इसके लिए आया है। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? वर्ब के बाद जो है लिखा जाता है ऑब्जेक्ट को और वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है अपने सब्जेक्ट को, तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाता है। ये दोनों इंफैटिक प्रोनाउन हो गए प्यारे बच्चों। आइस, और इसी बात को, इसी रिफ्लेक्सिव बात को हम इंफैटिक प्रोनाउन की बात को ऐसे भी कह सकते हैं, आई सॉ अनुष्का बाई माई सेल्फ, आई सॉ अनुष्का बाई माई सेल्फ, मैंने अनुष्का को स्वयं देखा। तो मीनिंग सेम है। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफैटिक प्रोनाउन के मीनिंग समझ में आ गए कि मीनिंग क्या होते हैं। अब इससे जुड़ी हुई क्या बातें एग्जाम में पूछी जाती है, ये भी कर लेते हैं। हाँ तो बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग नहीं करना चाहिए जब तक हमें उससे संबंधित शब्द न मिल जाए, या ऑब्जेक्ट की जगह पर भी नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस उससे संबंधित शब्द लिखा ना हो। जैसे, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव should not be used unless it is preceded by concerned नाउन और प्रोनाउन। जब तक ये संबंधित नाउन और प्रोनाउन से जो है कनेक्ट ना हो जाए प्यारे बच्चों, तब तक आपको रिफ्लेक्सिव नहीं यूज करना चाहिए। जैसे माई सेल्फ एंड राज will say sorry to her। तो जब आप किसी को सॉरी कहते हैं प्यारे बच्चों, तो कौन सा क्रम लेंगे? जब आप गलती स्वीकार कर रहे होते हैं तो 1 2 3 प्रोनाउन का क्रम होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पर्सन और फिर सेकंड फिर थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट और थर्ड तो आ गए हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आपने यहां पर यूज किया, क्या इससे संबंधित कोई जो है नाउन या प्रोनाउन पहले आ चुका है? ये गलत है, इसे ठीक करिए। तब तक मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं प्यारे बच्चों, राज will do it for myself,
एंड माई सिस्टर। नाउ तो अगर बच्चों आप यहां पर देखते हैं कि माई सेल्फ एंड राज जब आप कहते हैं, या फिर कभी कभी आप बातचीत में भी कह देते हैं हेलो माई सेल्फ अंकित मिश्रा, तो आपको नहीं कहना चाहिए, सब्जेक्ट की जगह पर आपको बचना चाहिए। तो माई सेल्फ से कनेक्टेड कोई शब्द यहां नहीं लिखा है, इसलिए ये गलत है। या तो आप कनेक्ट करने के लिए एक शब्द बढ़ाएंगे, आई माई सेल्फ, अब ये शब्द आई से कनेक्ट हो गया, या फिर आप इसे हटा देंगे, केवल और केवल आई लिखेंगे, आई एंड राज विल से सॉरी टू हर। आई होप आपको बात क्लियर हुई है कि यहां पर आपने क्या लिखा, रिफ्लेक्सिव शुड नॉट बी यूज्ड, शुड नॉट बी यूज्ड, should not be used, प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। अगर ये नहीं है preceded, अगर इनसे पहले नहीं प्रयोग किया गया है concerned noun या pronoun, यानी संबंधित नाउन या प्रोनाउन अगर नहीं लाया गया है, तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है यहाँ पर। राज विल डू इट, राज ये काम कर लेगा, फॉर माई सेल्फ मेरे लिए कर लेगा, एंड माई सिस्टर। तो माई सेल्फ बच्चों रिफ्लेक्सिव, क्या माई सेल्फ से जुड़ा हुआ कोई शब्द यहाँ पर आया है पीछे? नहीं। राज एक थर्ड पर्सन है, जो कोई कार्य कर देगा, किसके लिए कर देगा? मेरे लिए करेगा और मेरी बहन के लिए करेगा। तो मैं तो हूं इस बातचीत में, लेकिन इस मैं के लिए पहले कोई शब्द यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो आप अचानक से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिख पाएंगे। तो क्या करें भैया, ये एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हम चाहें तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ले सकते हैं, इसलिए माई सेल्फ हटाइए, आपको मी लिख लेना चाहिए कि राज विल डू इट फॉर मी एंड माई सिस्टर, और मेरी बहन के लिए वो ये काम कर देगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुड नॉट बी यूज्ड इन सच केस, ऐसे केसेस में आपको नहीं यूज करना है जब तक वो संबंधित ना हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात बच्चों, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कुछ वर्ब ऐसे हैं, देयर आर सर्टेन वर्ब। देखिए आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पहला सेंटेंस पढ़ा था, आई हर्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचा ली, तो क्रिया का प्रभाव ऑब्जेक्ट तक पहुंच रहा था, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक होने की वजह से आपने रिफ्लेक्सिव यूज कर लिया था। तो कुछ वर्ब ही ऐसे हैं, नेचुरली कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनका प्रभाव ऑब्जेक्ट तक जाकर वापस अपने सब्जेक्ट पर आ जाता है। तो ऐसी वर्बें अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेती हैं, और ऐसी वर्ब्स को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि भैया एग्जाम में आते हैं, भर भर के आते हैं। जैसे तो आप लिखें कि सम वर्ब्स नेचुरली, प्राकृतिक रूप से एडमिट या some verbs naturally are followed by reflexives, ठीक है। some verbs are naturally followed by, are naturally लिख लो भाई, are naturally followed by reflexives। वो वर्ब कौन कौन से हैं? बहुत सारे वर्ब हैं, इंपॉर्टेंट वर्ब्स बच्चों नोटिस करें। अवेल सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली, अवेल, एंजॉय, एब्सेंट, एब्सेंट हो जाना। देखिए एब्सेंट एक एडजेक्टिव भी है, आई एम एब्सेंट, शी इज एब्सेंट, ये एडजेक्टिव है, लेकिन शी एब्सेंटेड है ना, शी एब्सेंट्स रेगुलरली, ये वर्ब है, ठीक है। तो जब वर्ब की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, वर्ब अवेल, एंजॉय, एब्सेंट, एक्विट, प्यारी सी वर्ब है एक्विट। अभी सबके मतलब बच्चों में बता दूंगा, एक बार मैं सारे वर्ब्स नोट डाउन कर दूं। एक्विट, प्राइड, एडजस्ट, एडैप्ट, एडजस्ट और एडैप्ट दोनों का मतलब एक जैसा ही होता है। अवेंज, रिवेंज, रिवेंज, ओके, अवेंज, रिवेंज, एडैप्ट। एम्यूज करना, एंटरटेन करना। इंट्रोड्यूस, प्रोस्ट्रेट। ना रिकंसाइल होता है बच्चों एक, रिजाइन और रिकंसाइल, ठीक। इसी तरह अप्लाई। आप इनका मतलब सुन लीजिए प्यारे बच्चों, फिर से देखिए। अवेल करना मतलब प्राप्त करना, टू गेट, है ना, किसी चीज को अवेल। एंजॉय शब्द के साथ अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट ना हो, चलो नो ऑब्जेक्ट लिख लें इसके साथ प्यारे बच्चों, कि इफ इट डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट ना हो, तो प्यारे बच्चों हम इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रयोग करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम रिफ्लेक्सिव छोड़ देंगे। अभी हम एग्जांपल लिखेंगे इसके लिए। एब्सेंट का मतलब सब लोग जानते हैं। एक्विट के दो मतलब होते हैं प्यारे बच्चों। एक्विट का एक मतलब होता है टू परफॉर्म, क्या मतलब होता है? टू परफॉर्म करना। दूसरा इसका मतलब होता है टू बी रिलीज्ड, छोड़ दिया जाना, मुक्त कर दिया जाना। दो मतलब है बच्चों इक्विट के। तो इक्विट का एक मतलब है टू परफॉर्म करना। तो रिफ्लेक्सिव किसके साथ आता है? जब इसका मतलब होता है परफॉर्म करना, तो आप भैया इसके साथ रिफ्लेक्सिव
लिखते हैं, और जब इसका मतलब छोड़ दिया जाना होता है तब रिफ्लेक्सिव नहीं यूज करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव यहां यूज करना है। ठीक है, अभी सेंटेंसेस लिखेंगे और क्लियर हो जाएगा। प्राइड सबको पता है, एडजस्ट, अडैप्ट, अवेंज, रिवेंज, बदला लेना, प्रतिशोध लेना। पर्सनली अगर आप पर्सनल नुकसान किसी ने किया है उसके लिए रिवेंज, और एवेंज न्यूट्रल होता है। फर्क वही है जैसे होम और हाउस में फर्क होता है। होम शब्द पर्सनल है, रिवेंज शब्द भी पर्सनल है। हाउस कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, जहां कोई भी रह रहा हो वो हाउस हो सकता है, लेकिन हर बिल्डिंग जो है घर नहीं हो सकती है। ठीक है। एम्यूज का मतलब होता है एंटरटेन करना, किसी को एंटरटेन करना, एम्यूज करना, तो दे एम्यूज्ड देमसेल्व्स होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इंट्रोड्यूस, अगर सब्जेक्ट अपने आप को ही बच्चों इंट्रोड्यूस करवाए तो रिफ्लेक्सिव प्रयोग होता है। देखिए यहां पर कंसेप्ट आपको याद रखना है, अभी हम सेंटेंसेस लिखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट स्टे क्वाइट। सब्जेक्ट अगर खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहा है देन यू नीड अ रिफ्लेक्सिव फॉर श्योर। ठीक है। प्रोस्ट्रेट का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है? प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना। ठीक है, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना। इसके साथ भी बच्चों आपको रिफ्लेक्सिव यूज करना होता है। रिजाइन और रिकंसाइल का और अप्लाई का मतलब समझे बच्चों। रिजाइन का मतलब यहां पर किसी पोस्ट से रिजाइन करने से नहीं है। रिजाइन का मतलब जब हो किसी के सामने गिव अप कर देना या गिव इन कर देना, है ना, घुटने टेक देना, तब आप इसके साथ बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रयोग करते हैं। रिकंसाइल का भी मतलब यही होता है, किसी की मांगों के प्रति जो है घुटने टेक देना। तो रिकंसाइल और रिजाइन का मतलब जब घुटने टेकना हो या किसी के सामने सरेंडर करने जैसा हो तब हम इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर आते हैं, और जब आप पोस्ट से रिजाइन करते हैं तब आप रिफ्लेक्सिव इसके साथ नहीं लगाते हैं। शी रिजाइंड द पोस्ट, ही रिजाइंड द पोस्ट, यहां तक कि रिजाइन के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन भी नहीं लिखते जब आप इसे इसका मतलब जो है इस्तीफा देना समझते हो, तब इसके साथ फ्रॉम नहीं लगाया जाता। लेकिन जब इसका मतलब घुटने टेकना हो तो दूसरा कंसेप्ट ये है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके साथ, जब आप इसका मतलब निकाल रहे हो, क्या बच्चों, इसका मतलब निकाल रहे हो घुटने टेकना, तो उसके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रयोग करना होता है। अप्लाई का मतलब रिजाइन का ऑपोजिट, किसी कार्य में खुद को लगा देना, अप्लाई कर देना, तब रिफ्लेक्सिव आएगा। जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। चलिए मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं और ज्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। ओके, ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, उसने अवेल कर ली अपॉर्चुनिटी को। तो बच्चों अवेल के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आती है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अवेल के बाद, अवेल वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव यूज करना भी बच्चों बहुत जरूरी होता है। ही अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, किसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली? उसने स्वयं कर ली, है ना, इस क्रिया का प्रभाव खुद पर ही पड़ा। सो ही अवेल्ड हिमसेल्फ, ही अवेल्ड हिमसेल्फ, तो अवेल वर्ब प्राकृतिक रूप से अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेता है। ठीक है, आपने यहां हिमसेल्फ कर दिया। वी प्राइड, प्राइड बच्चों यहां पर वर्ब है। वी प्राइड ऑन बीइंग इंडियन, हम भारतीय होने पर गर्व उठाते हैं। सो वी प्राइड अवर सेल्व्स, क्या हो जाएगा? वी प्राइड अवर सेल्व्स, वी प्राइड अवर सेल्व्स, वर्ब के बाद हमें रिफ्लेक्सिव लिखना पड़ेगा वी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। द कोर्ट एक्विटेड हिम, कोर्ट ने उसे क्या कर दिया बच्चों? बरी कर दिया। तो मैंने अभी बताया था क्विट के दो मतलब होते हैं, परफॉर्म करना और रिलीज कर दिया जाना। तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव कब लगेगा? जब इसका मतलब परफॉर्म करना होगा, और बरी कर दिए जाने में रिफ्लेक्सिव नहीं लगेगा। तो द कोर्ट एक्विटेड हिम, कोर्ट ने उसे छोड़ दिया। ठीक है, he was acquitted him, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। she acquitted well in the exam, इसमें प्रॉब्लम है। she acquitted, इस acquit का मतलब है परफॉर्म करना, और परफॉर्म करना तो हमें इसके she के हिसाब से रिफ्लेक्सिव यहां पर लिखना होगा। she acquitted herself well in the exam। we enjoyed a movie last night, हमने क्या एंजॉय करी? एक मूवी। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या एंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट है? क्या एंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट है? अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो रिफ्लेक्सिव लगाइए, अगर ऑब्जेक्ट है तो अवॉइड यूजिंग रिफ्लेक्सिव। सो वी एंजॉयड व्हाट, हमने क्या एंजॉय किया? एंजॉय हमारा वर्ब है, और हम वर्ब में क्या लगाकर पूछेंगे तो शायद ऑब्जेक्ट मिल जाए। वी एंजॉयड व्हाट, हमने क्या एंजॉय करा? मूवी। सो मूवी इज ऑब्जेक्ट, इसीलिए हमें रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं है। सेंटेंस इज ओके विदाउट रिफ्लेक्सिव। वी एंजॉयड इन द पार्टी, हमने एक पार्टी में एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया भाई? पनीर, रसगुल्ले, व्हाट। तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। वी एंजॉयड इन द पार्टी, पार्टी में एंजॉय किया, स्थान दिया गया है बच्चों, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बट दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहां पर हमें रिफ्लेक्सिव लिखना जरूरी हो जाएगा। वी एंजॉयड अवरसेल्व्स, वी एंजॉयड अवरसेल्व्स, ओके, वी एंजॉयड अवरसेल्व्स।
शी रिकनसाइल्ड टू द डिमांड्स ऑफ हर इन लॉज। बच्चों देखिए यहां पर लिखा है रिकनसाइल और रिजाइन, इनका मतलब होता है गिव इन, क्या कर देना, घुटने टेक देना, अभी आपको बताया मैंने। तो शी रिकनसाइल्ड हरसेल्फ क्या हो जाएगा, शी रिकनसाइल्ड हरसेल्फ, उसने जो है घुटने टेक दिए टू द डिमांड्स, मांगों के प्रति, ऑफ हर इन लॉज, ऑफ हर इन लॉज यानी अपने ससुराल वालों के। ही इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन, उसने चेयरमैन साहब से इंट्रोड्यूस करवाया, किस रूप में, इस रूप में। किसको करवाया, खुद को करवाया होगा जब कोई नहीं दिया गया, उसने करवाया इंट्रोड्यूस, किससे करवाया ये तो दिया गया, लेकिन किसको करवाया ये बात नहीं पता बताई गई। तो बेशक इसने अपने आप को ही इंट्रोड्यूस करवाया होगा। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ कर लिया जाए बच्चों।